अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी और इफ़ेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन रिप्रोडक्शन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? टॉक्सिकोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ टॉक्सिकेंट्स, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। तो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द रिप्रोडक्शन, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स। इट इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी. Another definition is adverse effects of a chemical substance on sexual function and fertility in adult males and females. तो ऐसा केमिकल जो कि सेक्सुअल फंक्शन पे, उसके अलावा फर्टिलिटी जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों में, उनको इफेक्ट करता है और उनको इनफर्टाइल बना देता है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी. प्रोडक्शन की बात करें, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स. सो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो प्रोडक्शन है ऑफ स्प्रिंग्स की, ये एक्सटर्नल होती है, मोस्टली एक्सटर्नल होती है. लेकिन इसके अलावा जो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक इंटरनल भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल शार्क्स हैं, रेज हैं, इनके अंदर एक्सटर्नल में मोस्टली जो कॉमन मैकेनिज़्म है वो एक्सटर्नल है. सो एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं ये स्पर्म्स और एग्स को रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, और फिर वो जो है आपस में जो है फर्टिलाइजेशन होती है और ज़ाइगोट बन जाता है. सो ये तो कॉमन इनके अंदर मैकेनिज़्म है एक्सटर्नल वाला. ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्वेटिक रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है एनिमल्स के अंदर. मतलब उसके हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टेप्स को, ताकि फिर आपको नेक्स्ट जो है वो इतनी समझ आ जाए कि जो चीज़ें फर्टिलाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ टॉक्सिकेंट्स लाइक कुछ स्पॉनिंग को इफ़ेक्ट करेंगे, जो कुछ जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को इफ़ेक्ट करेंगे, गोनेड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको क्लियर हो जाएंगी. बात करते हैं सबसे पहला स्टेप अगर हम स्टार्ट करें कि फर्टिलाइजेशन जो है उसके बाद क्या होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जाइगोट बनता है, फिर वहाँ से एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट से या एम्ब्रियो से लेके एक अडल्ट स्टेज बनती है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया एम्ब्रियो से लेकर अडल्ट स्टेज के बनने तक. सेकंड स्टेप है रिप्रोडक्टिव साइकिल. रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आती हैं एक इमेच्योर स्टेज से लेके इमेच्योर स्टेज तक, अडल्ट स्टेज तक, उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल कहेंगे. उसके अंदर इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को जो है बहुत से हार्मोन्स जो हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजिन है, LH है, FSH है, ये सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो कि उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप इज़ गोनेड डेवलपमेंट के. उनके अंदर अडल्ट्स के अंदर जो हैं ओवरीज और टेस्टीज जो हैं वो डेवलप करती हैं. ओवरीज और टेस्टीज जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनिड्स हैं, तो इनकी डेवलपमेंट होती है. अगले नंबर पे है दैट इज़ स्पॉनिंग, कि मतलब जो एग्स और स्पर्म है वो जो अडल्ट है वो मेल और फीमेल दोनों ये रिलीज़ करते हैं, स्पॉन करते हैं इन द वाटर. ठीक है, एक्सटर्नल की बात करें तो वो एग्स और स्पर्म्स को रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ स्पॉनिंग. नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन. तो वो एग और स्पर्म जो है जिनको वो रिलीज़ करते हैं वो लास्ट पे क्या होते हैं, आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, और दैट इज़ द लास्ट स्टेप. ये तो हमने बात की कि डिफरेंट स्टेप्स की जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के दौरान. आगे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आगे हम बात करते हैं कि टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो किन किन स्टेजेस पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को. सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन साइकिल्स. रिप्रोडक्टिव साइकिल जो था उसको बहुत से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. तो सबसे पहले टॉक्सिकेंट्स क्या करेंगे, वो उन हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करेंगे, उनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, और एज ए रिजल्ट जो है वो रिप्रोडक्शन जो है इफेक्ट होगी. ठीक है, सेकेंड नंबर पे वो गोनिड्स की डेवलपमेंट, टेस्टीज और ओवरीज को की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, विच आर डेवलप बेसिकली बाय द हार्मोन्स ही वो कंट्रोल किए जाते हैं. तो वो उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे, टेस्टीज और ओवरीज की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे. एज अ रिज़ल्ट वो स्पर्म और एग की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे. ठीक है, थर्ड नंबर पे फर्टिलाइजेशन, कि वो एग और स्पर्म जो है इनको फर्टिलाइजेशन को टॉक्सिकेंट्स इफ़ेक्ट करेंगे. या तो वो फर्टिलाइज नहीं हो सकेंगे, अगर वो फर्टिलाइज हो भी गए हैं, जाइगोट बन भी गया, तो फर्दर उस फर्टिलाइजेशन उस जाइगोट को इफ़ेक्ट करेंगे. ठीक है, फोर्थ नंबर पे वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, लाइक जो रिप्रोडक्शन के दौरान डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उनको इफ़ेक्ट करेंगे, लाइक मेटिंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, कर्टशिप बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारे बिहेवियर्स हैं.
लास्ट नंबर पे वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो ज़ाइगोट जो है वो बहुत जो है वो डिवाइड करता है, उसके अंदर डिफरेंट सेल डिवीजन्स होते हैं जिसके नतीजे में एम्ब्रियो बनता है। सो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो उसको इफ़ेक्ट करेगा जो है हमारी टॉक्सिकेंट्स से। सो टॉक्सिकेंट्स जब उसको इफ़ेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंडिविजुअल जो है उसी को इफ़ेक्ट करेंगे। इसमें या तो वो जो है उसके अंदर उस इंडिविजुअल जो कि एम्ब्रियो से इंडिविजुअल आगे बनेगा, या तो उसके अंदर बहुत सी डेवलपमेंट उसकी सही नहीं हुई होगी, मतलब लोअर वेट होगा या कोई भी उसके अंदर डेवलपमेंट बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर क्या होगा कि उसकी मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर ये डिफरेंट है। इसके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है इसको हम डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी भी कहते हैं, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एक टॉपिक है। अभी के लिए इतना ही कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और रिप्रोडक्टिव जो है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी और डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी बहुत ही इनका क्लोज रिलेशन है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव अगर जो है वो इफेक्ट होगी, रिप्रोडक्शन अगर इफेक्ट होती है ज़ाइगोट पे इफेक्ट होता है, स्पर्म और एग में इफेक्ट होता है, तो ऑफकोर्स जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसके अंदर भी इफेक्ट होगा। या तो वो फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो बन नहीं सकता, लेकिन अगर बन भी गया है तो उसके अंदर बहुत से डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन के बारे में। अब रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की हमने बात की थी, तो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, डिस्ट्रप्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है। ऐसे केमिकल्स जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के अलावा भी और भी हार्मोन्स हैं, लाइक स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जिनके अंदर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स आ जाते हैं। ऑस्मोटिक एंड ग्लूकोज के बैलेंस रेगुलेटिंग हार्मोन्स है जिनके अंदर इंसुलिन है। आपको पता है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल के जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम कर देती है, जबकि ग्लूकागोन इसके ऑपोजिट काम करती है। फीडिंग रेगुलेटिंग हार्मोन्स है लाइक ग्रीलिन, लैप्टिन। ग्रीलिन जो है इसको हंगर हार्मोन भी कहते हैं, जो आपकी फीडिंग की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करता है। और थायराइड हार्मोन है जिसमें थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, और ये जो है थायरॉक्सिन की बात करें तो बहुत से मेटाबॉलिक फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म में, डाइजेस्टिव फंक्शंस, इन सब में इन्वॉल्व होता है। कैन बी इफेक्टेड, तो ये सारे वो वर्टिब्रेट के हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स जो हैं, टॉक्सिकेंट्स जो हैं, इनको इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स में कौन से होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, लाइक इमेच्योर स्टेज जो है वो से अडल्ट स्टेज में कन्वर्जन को मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। तो उनके अंदर उसके अलावा बिल्डिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है, एक्टाइसिस, मोल्टिंग की हमने बात की थी। तो जो मोल्टिंग जो है उसमें उसके ज़रिए जो है एनिमल जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, तो इसको इफेक्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जुवेनाइल हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। सो ये टॉक्सिकेंट्स क्या है, इनको भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स जो है, हमने बात होगी कि ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। हमारा टॉपिक भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में है। तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को ये इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनके मोड ऑफ एक्शन की अब हम बात करेंगे। लाइक इसके 5 to 6 जो है वो मोड ऑफ एक्शंस हैं जिन जिन तरीक़ों से ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दे कैन बी एगनिस्ट ऑफ नॉर्मल हार्मोन्स। एगनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो कि बिल्कुल वैसा काम करता है जैसा वो नॉर्मल हार्मोन काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोजिन की हम बात करें, विच इज़ अ फीमेल हार्मोन, एंड एंड्रोजिन की बात करें, एंड्रोजिन एंड एस्ट्रोजिन एगोनिस्ट। अब इन एगोनिस्ट का मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ये क्या करते हैं कि जहाँ पे जो हमारी जहाँ पे एस्ट्रोजिन ने आके लगना होता है और उसने अपना काम करवाना है, ठीक है, तो वहीं पे ये आके लगेंगे और क्या करेंगे, ये उसी तरह उसी मैकेनिज़्म को इनिशिएट करवाएंगे। ठीक है, जिस तरह एस्ट्रोजिन काम करता है। इसमें हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, दैट इज़ डाईइथाइलस्टिलबिस्टिरोल। डाईइथाइलस्टिलबिस्टिरोल जो है ये एक ऐसा सिंथेटिक हार्मोन है, बेसिकली सिंथेटिक फॉर्म है एस्ट्रोजन की, जो कि 1938 to 1971 में ये दिया जाता था ऐसी फीमेल्स को दिया जाता था जिनकी प्री मेच्योर उनकी जो है उनके चाइल्ड की बर्थ हो जाती थी।
या फिर उनके अंदर मिसकैरेजेस होते थे, उसकी मेन रीज़न ये थी कि उनके अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल था वो कम था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने डाइथाइलस्टिलबिस्टोरोल मतलब फिर डॉक्टर्स ने क्या किया, उन्होंने डाइथाइलस्टिलबिस्टोरोल जो है ये उन्हें देना स्टार्ट कर दिया कि आप ये लें, क्योंकि इट इज़ अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन। लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया। इसकी रीज़न थी कि ये बहुत से डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स काज करता है, बहुत सी डेवलपमेंट डिफेक्ट्स इसकी वजह से होते हैं, मिसकैरेजेस या फिर बर्थ डिफेक्ट्स बहुत से इसकी वजह से होते हैं। तो ये है एगोनिस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे दे कैन बी द एंटागोनिस्ट ऑफ हार्मोन। एंटागोनिस्ट जो है एक उलट होगा कि ऐसा हार्मोन जो कि उसके उलट काम करता है, मतलब जो वो काम कर रहा था, जो वो हार्मोन काम कर रहा था उसके उलट काम करता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जहाँ पे वो लगता था जहाँ पे वो हार्मोन आके लगता है, ये भी उसी जगह लगते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं, उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। सो इसका काम क्या है कि उसके फंक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं हार्मोन को। एग्जाम्पल इज़ डी। अच्छा, इंसेक्टिसाइड जो कि डीडीटी जिसकी हमने बात की थी, हमने न्यूरोटॉक्सिसिटी में इस पे बात की थी। तो ये डीडीई जो है डाईक्लोरोडाईफिनाइल डाईफिनाइल इथिलीन। तो ये क्या है, ये हमारे पास डीडीई है जो कि मेटाबोलाइट फॉर्म है इंसेक्टिसाइड की। अब इसका काम वह है कि ये हार्मोन के साथ हार्मोन के रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इसकी जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको एंड्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और टेस्टोस्टेरोन विच इज़ अ मेल हार्मोन, तो उसके फंक्शन को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, उसके फंक्शन को प्रिवेंट करता है, उसके फंक्शन को रोक देता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे दे कैन इंक्रीज इन हार्मोन सिंथेसिस, दे कैन काज द इंक्रीज इन हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन के सिंथेसिस को बड़ा ज़्यादा करते हैं। अब इसमें एग्जांपल है एरोमेटेज एक्टिवेटर्स की। अब एट्राजीन जो है ये एक हर्बिसाइड है, मतलब एक टॉक्सिकेंट है, एक एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर है, जो कि एरोमेटेज जो कि एक हार्मोन है, जो कि एक एंजाइम है जो कि करवा क्या टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन की कन्वर्जन करवाता है। अब ये एक नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल चीज़ है कि एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन अगर एक्सेस अमाउंट में है तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि एरोमेटेज क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो एट्रोजिन हर्बिसाइड है ये क्या करता है कि एरोमेटेज एक्टिवेटर की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करता है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन कन्वर्जन ज़्यादा होगी। अब अगर टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन कन्वर्जन मेल्स के अंदर ज़्यादा हो रही है तो ये क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन। अगर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है तो इसका टू एस्ट्रोजन कन्वर्जन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ बेसिकली एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करेगी, इट विल काज अ रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ नंबर पे, दैट इज़ एंजाइम सिंथेसिस कैन बी डिक्रीज। अब अगर हम एरोमेटेज की बात करें तो एरोमेटेज के अगर उसका बैलेंस मेंटेन है कि ना ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा, और अगर कम होगा तो वो कम कन्वर्जन करेगा। बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है, इसलिए उस एंजाइम की सिंथेसिस को डिक्रीज भी कर देता है और बैलेंस को भी ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक डाउन कैन बी एक्सेलरेटेड और स्लो डाउन, कि एंजाइम की जो ब्रेक डाउन है, एंजाइम जो है उसको या तो वो इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। ये दोनों पॉइंट्स ये एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर जो है, टॉक्सिकेंट्स जो है, ये कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ ये जो ऑर्गेनिज्म को लेस सेंसिटिव टू और या फिर ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं या फिर कम सेंसिटिव हार्मोन के लिए बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मतलब उसके अंदर जो है, या तो वो बहुत ज़्यादा अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत ही हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा वो डिटेक्ट कर लेगा, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं उनको भी वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो उसकी बॉडी के अंदर वो या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी कर देंगे या फिर कम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर जो हैं ये ट्रांसजनरेशनल होते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो दैट ट्रांसजनरेशनल इज़ बेसिकली द अगली जनरेशन के अंदर मुंतकिल होना। If a chemical affects neuron hormone function, that alterations in genome occur in germ cells, कि अगर जो है एक केमिकल जो है वो एक केमिकल इफ़ेक्ट करता है हार्मोन के फंक्शंस को, जो कि जिसकी वजह से जर्म सेल जो है, स्पर्म जो एग के अंदर जो है वो अल्ट्रेशंस होती हैं, चेंजेस आती हैं।
सो ये क्या है, ये ट्रांसजनरेशनल हो सकती हैं बिकॉज वो अगले ऑफ स्प्रिंग के अंदर वो सारी अल्ट्रेशंस जो हैं वो मुंतकिल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मिथाइलेशन ऑफ डीएनए और स्टोर मॉडिफिकेशन के अंदर जो चेंजेस आते हैं, मिथाइलेशन डीएनए के ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप्स ऐड लगते हैं, बेसिकली लगते हैं, जो कि सिग्नल के तौर पे एक्ट करती हैं और जेनेटिक एक्टिविटी को या तो ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं। तो ये मिथाइलेशन ऑफ डीएनए है। और हिस्टोन मॉडिफिकेशन, आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि जिसकी डीएनए जो है वो क्वाइल हुआ होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो अगर इन दोनों चीज़ों के अंदर जेनेटिक एक्टिविटी के ऑन और ऑफ को इफ़ेक्ट करेंगे या फिर अगर प्रोटीन्स को इफ़ेक्ट करेंगे, तो दोनों तरीक़ों से ये ट्रांसलेशनल होते हैं, क्योंकि ये फिर जर्म सेल्स के अंदर ये चीज़ ये जो चेंजेस हैं वो ये जो केमिकल्स ने उसको इफ़ेक्ट किया होगा डीएनए मिथाइलेशन और स्टोन को, ये अगली जनरेशन के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे एंड दैट विल ऑटोमेटिकली बी ट्रांसजनरेशनल। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि एस्ट्रोजेनिसिटी जो है एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। दो तरह के हैं, जो कि एक है रिपोर्टर ऐसे और अदर वन इज़ विटेलानोजेनिन डिटर्मिनेशन। रिपोर्टर ऐसे क्या है कि उसके अंदर जो है एक रिपोर्टर जीन को इंसर्ट करवाया जाता है उसमें, और रिपोर्टर जीन के इंसर्शन से क्या हमें पता चलता है कि उसके अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है अदर वन इज़ विटिलानोजेनिन डिटर्मिनेशन। विटिलानोजेनिन जो है बेसिकली एक प्रिकर्सर है एग यॉक प्रोटीन की, जो कि बनता भी विच इज़ प्रोड्यूस बेसिकली बाय द एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन, जो कि है एस्ट्रोजन जो है इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो अगर किसी भी एनिमल के अंदर जो है वो उस एस्ट्रोजन की उस विटेलानोजेनिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, किसी भी मेल के अंदर स्पेसिफिकली अगर ज़्यादा है, तो उसको आप ये समझ सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि उसके अंदर उसका एक्सपोजर हुआ है किसी न किसी एस्ट्रोजेनिक केमिकल से, तभी उसके अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मेस्कुलाइजेशन की बात करें कि जो फीमेल के अंदर मेल करैक्टरिस्टिक्स की जो डेवलपमेंट है, इसके लिए इतने ज़्यादा स्पेसिफिक बायोमार्कर्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मेल स्पेसिफिक बायोमार्कर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फीमेल स्पेसिफिक बायोमार्कर्स हैं जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं उनके सेल्स के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि मेल स्पेसिफिक इतने ज़्यादा नहीं है। सो हम पार्ट 2 के बाद